Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and now I will be teaching you the remaining part of history. That is, I will start from नेहरू रिपोर्ट 1928। आई होप आप लोगों ने इन 2-3 दिन में अच्छे से एंजॉय किया होगा, मॉक टेस्ट भी दिया होगा, बहुत सारे रेस्ट भी किया होगा। जो मैंने आपको सजेस्ट किया था उस मूवी को देखना था, वो भी देखा होगा कि कैसा था, कैसी मूवी थी वो, आपको कैसा लगा वो। उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज है, अगर आपने उसको नोटिस किया होगा, वहाँ पर देखा होगा कि किस तरीके से स्ट्रगल क्या होती है, किस तरीके से वो स्ट्रगल करता है और फाइनली कैसे वो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बनता है, एज मिलियनर फिर बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से उसकी हार्डशिप्स, उसका घर नहीं था, उसके रेंट पे जो घर होता है उसको भी लिया जाता है वापस, फिर किस तरीके से वो अपना जो उसका ड्रीम और पैशन होता है कैसे उसको अचीव करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी मन लगा के काम करना है। ठीक है, this is me, Mir Wahid, and I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education. राइट तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, सो दैट दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। राइट, सो अब आप क्या करोगे, आज जो डेट है वो है 22 मार्च। अब आप फ्लो बना लो 10 अप्रैल तक, अच्छे तरीके से फ्लो बना लो, क्योंकि उसके बाद रमज़ान का महीना आएगा। तो रमज़ान का महीना, उसमें आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम रहेगी। तो कोशिश करो जो रमज़ान से पहले पहले सॉरी मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लो। फिर रमज़ान के महीने में आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक है, क्योंकि रोज़ा तो रखना ही है आपको, तो रोज़ा छोड़ नहीं सकते हो। सबसे पहले प्रायोरिटी रोज़ों को, उसके बाद एग्ज़ाम दूसरी प्रायोरिटी। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से अब इंजॉय किया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज फ्रॉम नेहरू रिपोर्ट। थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज करूंगा। एक और अनाउंसमेंट, जेके बैंक का रिजल्ट आने वाला है विद इन डेज, किसी भी टाइम अब आ सकता है। आज फाइनल डिसीजन आ गया है को इसके फेवर में, क्या बोलते हैं इसको, जे एंड के बैंक के फेवर में। चलो अच्छी बात है, इसमें 1800 पोस्ट से 350 वोट से जिस जिसका हो जाएगा, अच्छी बात है, सेटल हो जाएंगे। और बाकी आप लोग जो है मेहनत करते जाओ, आपका भी एक दिन आएगा। एक दिन क्या, कुछ दिनों की बात है, 2.5 महीने के मतलब आप 3 to 4 मंथ्स रखो, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। जो अभी आप अभी जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्र करो थोड़ा सा, लेकिन मेहनत भी करना है यहाँ से। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब हम कंटिन्यू चलेंगे। दो दो दिन में मैं आज, कल और परसों कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट ही कर दूं, तो हम ज्योग्राफी में मूव करेंगे। ठीक है, आज से कंटिन्यू लेक्चर आएगा। 1-2 दिन मैं घर गया था, थोड़ा सा काम भी था, तो मैंने सोचा फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर ईद के बाद ही जाना पड़ेगा, ईद के दिन जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा चलो घूम कर ही आएंगे। ठीक है, तो चलो हम आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेहरू रिपोर्ट। थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे। मैंने आपको गांधीयन फेज बोला था 1917 के से स्टार्ट किया था। मैंने बोला था 3 सत्याग्रह की बात की मैंने थे। CA मैंने स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी, रिवाइज ऐसे करना होता है, और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसको ऑर्डर में याद रखना है, डेट। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन के बाद क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद आप देख सकते हो। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट भी बात कर सकते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट, विड्रावल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद स्वराज पार्टी, इसमें आया था प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था। ठीक है, साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, वो उसको रिजेक्ट किया गया, इंडियन ने उसका एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सभी इंडियन सभी वाइट थे उसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो गई उसमें। ठीक है, तिलक को शायद उसमें लाठीचार्ज की गई है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा हमने कि जब भी वो रिपोर्ट जो है रिजेक्ट किया गया, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट था। ठीक है, फिर 1928 में क्या बोला गया इनको, इंडियंस को, कि बोला गया आप एक कॉमन रिपोर्ट बना लो। ठीक है, सभी पार्टीज़ की तरफ से, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, हिंदू महासभा भी था, मुस्लिम लीग भी था, सभी पार्टीज़ को देख कर कॉमन रिपोर्ट बना लो। तो कॉमन रिपोर्ट बनाया गया, और इसी कॉमन रिपोर्ट को बोला गया है नेहरू रिपोर्ट। आई होप यहाँ तक आपको लिंक हो गया चीज़ों को कि किस तरीके से
नेहरू रिपोर्ट कैसे आ गए? तो नेहरू रिपोर्ट किसके बाद आया? आपको बोला नेहरू रिपोर्ट आया साइमन कमीशन के बाद। जो भी चैलेंजेस थे साइमन कमीशन में, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, उन चैलेंज को ठीक है ठीक करने के लिए उनको बोला गया एक रिपोर्ट बना लो। उन्होंने बना लिया नेहरू रिपोर्ट। तो याद रखना नेहरू रिपोर्ट का सबसे पहले डेट आपको याद रखना है 1928। वाई नेहरू रिपोर्ट? इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंज ऑफ द साइमन कमीशन। एससी यहाँ पर साइमन कमीशन, मैंने एससी लिखा नहीं, शॉर्ट नोट से। साइमन कमीशन का मतलब है इसका। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाया गया? नेहरू रिपोर्ट इसलिए बनाया गया जो भी चैलेंज थे साइमन कमीशन रिपोर्ट में, उन चैलेंज को फुलफिल करने के लिए रिपोर्ट बनाया गया। एक कमेटी बनाई गई है, इसका हेड कौन था? मोतीलाल नेहरू। याद रखना ये रिपोर्ट किसने बनाया है? मोतीलाल नेहरू ने बनाया है। ये एक इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडियंस का टुवर्ड्स ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक पहला स्टेप था, थोड़ा सा फुट स्टेप उन्होंने डाला था यहाँ पर। अब देखेंगे इस नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी बात बताई गई थी, ये हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या रिकमेंडेशंस बताई गई है इस नेहरू रिपोर्ट में। रिपोर्ट फाइनलाइज्ड बाय अगस्त 1928। रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया है अगस्त 1928 में और नाम दिया गया इसको नेहरू रिपोर्ट। क्या क्या रिकमेंडेशंस थी? ठीक है, सबसे पहला डोमिनेंस स्टेटस, सेल्फ गवर्निंग डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस स्टेट्स हमें चाहिए, हम सेल्फ रूल करेंगे। ठीक है, जो भी इंडियंस है यहाँ पर उनके ऊपर हम खुद रूल करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी एक रिकमेंडेशंस थी जो इसने इस रिपोर्ट के अंदर लिखा इन्होंने। दूसरा पॉइंट जो था इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए क्या था? इक्वल राइट्स वुमेन्स के लिए बोला गया है। याद रखना, सॉरी, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स बताया गया। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, हमें फ्रीडम चाहिए। जवाहर मोतीलाल नेहरू का लिखना था फ्रीडम चाहिए कि हम क्या बना ले? यूनियंस बना ले। यूनियंस का मतलब जैसे ट्रेड यूनियन होता है, कोई भी अगर इशू होता है फिर यूनियंस बनाए जाते हैं, फिर डिस्कशन होता है। ठीक है, तो यूनियंस एसोसिएशंस बनाए जाते हैं। जैसे आर्टिकल, अगर आपको याद होगा आर्टिकल इसमें बोला था मैंने, क्या बोलते उसको, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने बोला था जो आर्टिकल 19, अगर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 के 6 राइट्स है ना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म यूनियंस, ठीक है, राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट टू रिजाइड एनीवेयर। तो ये 6 राइट्स आपने देखा होगा किसमें? जो आर्टिकल 19 में। तो उसमें एक ये भी बोला गया है, इस आर्टिकल 19 में बोला गया राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियंस। तो यहाँ पर इनकी ये भी एक रिकमेंडेशंस थी कि हमें यूनियन बनाने के लिए फ्रीडम चाहिए। ये किसने लिखा था? नेहरू रिपोर्ट में। इस नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी बातें और भी थी, ये भी नेहरू रिपोर्ट का ही पॉइंट है, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से लिखा है कि जनरली इसको मैं बताऊंगा रिजेक्शंस क्या थे नेहरू रिपोर्ट के। नेहरू रिपोर्ट ने क्या क्या बोला कि हमें क्या नहीं चाहिए। आ रही बात समझ? जैसे नेहरू रिपोर्ट ने बोला, इनको नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया है रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि कौन डिमांड कर रहे थे? जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट। याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड्स थी, ठीक है, और यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट ने लिखा नहीं कोई सेपरेट, सॉरी क्या बोलते उसको, कोई भी यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। ठीक है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दो। या जो भी बाकी जो है सिख्स है या क्रिश्चियनिटी है या आप दलित्स बोल सकते हो, किसी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट में बोला जाएगा क्या उसने एक्सेप्ट किया था नेहरू रिपोर्ट का, रिजेक्ट नेहरू रिपोर्ट को, नेहरू सेपरेट इलेक्टोरेट को नेहरू रिपोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट किया? आपको बोलना है नेहरू रिपोर्ट में बोला गया है किस? रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक, नंबर इसमें ये भी नेहरू रिपोर्ट का ही पॉइंट है। प्रपोज रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस इन विच दे वर इन माइनॉरिटी। इसने बोला कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? बोला गया कि रिजर्वेशंस मुस्लिम्स को चाहिए। हम चाहते हैं कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाए सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, जहां पर भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं। याद रखो, जिस सपोज मैं बनाता हूं इसको, ये 1 2, ठीक है, ये प्रोविंस ए है, ये प्रोविंस बी है, ये प्रोविंस सी है। ठीक है, तो जिस प्रोविंस में यहाँ पर सपोज यहाँ पर हिंदू जो है सपोज 10K हैं और यहाँ पर मुस्लिम जो हैं सपोज 3K है। यहाँ पर हिंदू जो है वो 20K हैं और मुस्लिम जो है वो है सपोज 8K। यहाँ पर हिंदू जो है वो है सपोज 10K और मुस्लिम जो है वो 22K है। मतलब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो सी को कुछ नहीं करना है, सी को छोड़ो अभी।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, ठीक है, जहाँ पर जिस प्रोविंस में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं वहाँ पर क्या करो, इनके लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। किन के लिए? मुस्लिम्स के लिए। ये नेहरू रिपोर्ट में बोला गया, और इसने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? जब मैं लेकर आऊँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1929 और 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर मैं सारा डिटेल इसी पे चलेगा कि किस टाइम किसको क्या दिया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट और कब नहीं दिया गया है। ये सब डिस्कशन हम इस कोर्स में चलेंगे। ये एक लेक्चर लेकर आऊंगे क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक बटन पे क्लिक करो। सबसे पहले लाइक करो। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, रेस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम लीग। जब नेहरू रिपोर्ट ने रिपोर्ट तो बना लिया, अब रिपोर्ट तो बनाया गया, अब मुस्लिम लीग का रेस्पॉन्स क्या? रेस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम लीग रिजेक्टेड नेहरू रिपोर्ट। सबसे पहली बात, जो ही मुस्लिम लीग ने ये रिपोर्ट देखा तो उन्होंने रिजेक्ट किया। डेफिनेटली वो रिजेक्ट करेंगे। अगर आप एक चीज़ डिमांड कर रहे हो लेकिन आपकी पार्टी आपको वो डिमांड नहीं, सपोज आप में से सपोज 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें से 6 लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे, हम राइट जाएंगे, ठीक है, राइट की तरफ मूव करेंगे। 4 बोल रहे हैं कि हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से तो नहीं होगा। मुस्लिम्स बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस बोल रहा है कि नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। तो दैट में जब आपस में कंट्रोवर्सी है तो डेफिनेटली उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहाँ से क्या बनाया था, कॉमन रिपोर्ट चाहिए, सबका विलिंगनेस होना चाहिए इसमें, जो जो सब बोल रहे हैं वही पॉइंट्स डालो इसमें। लेकिन जब इन्होंने ये नेहरू रिपोर्ट बनाया, लेकिन अब वो जब मुस्लिम लीग ने देखा वो रिपोर्ट, उन्होंने बोला कि हमें रिपोर्ट मंजूर नहीं है जो भी नेहरू ने बनाया है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास अब ये समझो कि उनके पास एक रास्ता खुल गया कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम कैसे इस रिपोर्ट को मानेंगे। ठीक है, अभी तक ये पहुंचा ही नहीं ब्रिटिशर्स के पास, अभी तक यहाँ पर इसको रिजेक्ट ही पहले ही किया गया है। तो याद रखो, रेस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम लीग। आप बोलोगे अब मुस्लिम लीग के रिजेक्शन की वजह से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उन्होंने बोला था कि कॉमन रिपोर्ट बना लो। उस कॉमन रिपोर्ट का मीनिंग है, कॉमन रिपोर्ट मतलब सभी पार्टीज को देखकर आप रिपोर्ट बना लो। ये ना हो कि आप बोलोगे नहीं, आप रिपोर्ट बना लोगे अपने मर्जी से, दूसरी पार्टी बोलेगी हमें ये मंजूर नहीं है, हमें बताया नहीं गया। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट ने इसको बोला नहीं, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी मुस्लिम लीग ने बोला हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुस्लिम लीग रिजेक्ट। क्वेश्चन आएगा कि मेन काज ऑफ रिजेक्शन क्या था नेहरू रिपोर्ट का? आपको बोलना बिकॉज ऑफ द मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है नेहरू रिपोर्ट में बोला गया कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, जो कि मुस्लिम चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट फेल। तो क्वेश्चन आएगा नेहरू रिपोर्ट फेल हो गया। देखो, हर एक जो भी हम ये पढ़ेंगे ना, जो भी इंसिडेंट हम पढ़ेंगे ना, उसका आपको काज पता होना चाहिए, कॉज ऑफ राइज, और आपको ये पता होना चाहिए कॉज ऑफ फॉल। जैसे हमने नेहरू रिपोर्ट में पढ़ा, नेहरू रिपोर्ट में हमने क्या पढ़ा, कॉज ऑफ राइज क्या था नेहरू रिपोर्ट का, मतलब कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, कॉज ऑफ मेकिंग ऑफ नेहरू रिपोर्ट वो क्या था, साइमन कमीशन फेल हो गया था और उस चैलेंज को मीट करने के लिए नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। क्वेश्चन आएगा कि नेहरू रिपोर्ट फेल कैसे हुआ? आपको बोलना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट को रिमूव किया गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए और फिर मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बस इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो आपको खुद अंदाजा लगेगा। तो डेफिनेटली जब नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट किया गया, फेल हो गया, तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स आते। अब ये 14 पॉइंट्स हमें पढ़ने नहीं है, बस इतना जानना है कि जिन्ना ने 14 पॉइंट्स की डिमांड की है, इसने कुछ 14 पॉइंट्स अपने लिखे हैं। ठीक है, आफ्टर फेलियर ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना लीडर ऑफ मुस्लिम लीग प्रपोज्ड ए लिस्ट ऑफ डिमांड्स। इसने एक डिमांड्स का एक लंबा लिस्ट बनाया जिसमें इसने 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिनको बोला जाता है जिन्नास 14 पॉइंट्स। और हमें जो है उन 14 पॉइंट्स को नहीं पढ़ना, और क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछा गया है उन 14 पॉइंट्स के। सिर्फ बोला गया कि 14 पॉइंट्स किसने दिया है, आपको बोलना है वो दिया है क्या बोलते इसको, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिया है। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, जिन्नास 14 पॉइंट्स। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नोट, इट वॉज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाई इंडियंस ओनली टूवर्ड्स मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला एफर्ट था इंडियंस का, कौन सा, नेहरू रिपोर्ट को बनाना, नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस लिखना। ये पहला एक अटेम्प्ट था इंडियंस का
क्या बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए पहला एफर्ट किया गया है। और क्वेश्चन आएगा कि पहला एफर्ट इंडियंस का क्या था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बोलना है पहला एफर्ट जो था नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने कुछ बातें डाली गई, फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो ड्राफ्ट किया गया है, इसकी वजह से क्या बोलते उसको चेयरमैन जो था उसका B.R. अम्बेडकर, जो बहुत सारे मेंबर्स थे उसके, ठीक है आप 7 बोल सकते हो, तो उसमें अलग अलग बातें बोली गई है, कमेटी के हेड थे तो, लेकिन पहला अटेम्प्ट उन्होंने यहाँ पर किया था। लेकिन अब जो जो ही जिन्ना के 14 पॉइंट्स आ गए तो उसी के साथ 1929 में अरविंद का स्टेटमेंट आया। अरविंद स्टेटमेंट याद रखना, इसको अरविंद स्टेटमेंट याद रखना 1929 में। अक्टूबर को आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया ना, इसको फिर रिजेक्ट किया गया, और 1929 में क्या किया गया, अरविंद स्टेटमेंट आया। अरविंद ने क्या बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जाए, ठीक है, ये इनको बोला क्योंकि अरविंद को ब्रिटिशर्स ने बोला है कि इनसे मिलो, किनसे मिलो, इंडियन से मिलो, गांधी जी से मिलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बात कर, उनको बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, बातचीत किया जाए। क्वेश्चन आएगा कि अरविंद का स्टेटमेंट क्या था, आपको बोलना है उसने प्रपोज किया है, बोला गया है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो आफ्टर द सबमिशन ऑफ साइमन रिपोर्ट। जब साइमन रिपोर्ट को सबमिट किया गया था ना, क्योंकि सबमिट तो करना ही था साइमन कमीशन रिपोर्ट को, ठीक है, फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट को इंडियंस ने रिजेक्ट किया है, ठीक है, जब इंडियंस ने रिजेक्ट किया उसको उन्होंने बोला कि फिर आप अपना रिपोर्ट बोला, नेहरू रिपोर्ट, वो भी रिजेक्ट किया गया। अब ब्रिटिशर्स को तो रिफॉर्म्स लाने ही है ना, तो उन्होंने बोला अब एक काम करो, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही करो और उसमें देखेंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, उसको देख लेते हैं, वहां पर डिस्कशन करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर। बस अरविंद रिपोर्ट में इतना आपको याद रखना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसने प्रपोज किया है, ठीक है, जब साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है सबमिट किया गया था उसके बाद बोला गया कि अब नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट किया गया, अब आप क्या करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, ठीक है, इतना आपको बस इतना अरविंद स्टेटमेंट में याद रखना है 1928 में। लेकिन देखो 9 दिसंबर में क्या होता है, एक सेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इसको माना जाता है, किसको, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पूर्णा स्वराज, दिसंबर 1929 में, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट उसके बाद आ गया, अरविंद स्टेटमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। अब यहाँ पर जो है लाहौर सेशन 1929 में, एट लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू रिप्लेस्ड मोतीलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखना कि नेहरू लाहौर सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, जवाहरलाल नेहरू ने रिप्लेस किया जवाहरलाल नेहरू ने रिप्लेस किया मोतीलाल नेहरू को। इसका मतलब जो बाप था, बाप को रिप्लेस किया गया किसके जरिए से, बेटे के जरिए से, तो मोतीलाल नेहरू को रिप्लेस किया गया और जवाहरलाल नेहरू जो बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। आपको ये याद रखना है, ठीक है, किस सेशन में, आपको बोलना है लाहौर सेशन में। अब देखो जवाहरलाल नेहरू क्या बोला, इसमें क्या बोला, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बनेगा अब बन गया इसका, तो अब उसी की बात चलेगी ना। अब देखो मेजर डिसीजंस टेकन एट लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में मेजर डिसीजंस लिए गए हैं, क्या क्या डिसीजन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी बायकॉटेड, डेफिनेटली जब इन्होंने क्या बोला, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया बाय मुस्लिम लीग के जरिए से, अरविंद स्टेटमेंट लेकर आया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, लेकिन लाहौर सेशन में क्या बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बोल रहे नहीं, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें बात ही नहीं करनी है, ये लाहौर सेशन में बोला जाता है। पूर्णा स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द मेन एम ऑफ कांग्रेस। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या था, डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है, सेल्फ रूल, अब ये बोल रहे हैं हमें सेल्फ रूल को छोड़ो, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको दूसरा नाम बोला जाता है पूर्णा स्वराज। क्वेश्चन आएगा कि लाहौर सेशन में किसकी डिमांड की गई थी, क्या सेल्फ रूल की बात की गई थी या कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आपको बोलना है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर सेशन में क्वेश्चन आ जाएगा कि लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, आपको बोलना है जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन में आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किसको रिप्लेस किया एज ए प्रेसिडेंट, आपको बोलना है मोतीलाल नेहरू को। इसी में लाहौर सेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या क्या बताया गया, उसके बारे में आपको बोलना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज रिजेक्टेड और वी कैन से बायकॉटेड बाय द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट।
Let's move to the next point, that is launched a program called civil disobedience. इन्होंने बोला अब हम disobey करेंगे ब्रिटिशर्स को, अब हम इनकी एक भी बात नहीं मानेंगे, disobey करना। आ रही बात समझ? एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लाहौर सेशन में बोला गया कि हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर रहे हैं, पूर्णा स्वराज जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, ये अब कांग्रेस का एम बन गया। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि हम सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को लॉन्च करें, जैसे गांधी जी ने बोला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एग्जैक्टली वैसे आप समझो कि सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, हम अब ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं दे देंगे, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर आप बोल सकते हो, द ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड। गाइस मुझे थोड़ा सा पेट अब नॉर्मल लग रहा है, थोड़ा सा आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा, हाँ चलो हाँ चलो। ऑन December 31st 1929 द ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। याद रखना, रिवर रावी पे ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया गया, याद रखना, इस डेट को याद रखना, ऑन December 31 1929। ये भी लाहौर सेशन में ही बोला गया है। जनवरी 26 को फिक्स किया गया, जनवरी 26 1930 को फिक्स किया गया, याद रखो। ये बोल रहे हैं कि ये सेशन चल रहा था, कब चल रहा था, 29, ये सेशन कब चल रहा था, ये चल रहा था लाहौर सेशन कब चल रहा था, हाँ December 29 में। और इसी December 29 में इन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1930 में हम क्या करेंगे, हम एक महीने के बाद इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल हम हर साल हम इंडिपेंडेंस डे को अब सेलिब्रेट करेंगे, कब, 26/1930। आपको इतना याद रखना है। लेकिन अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, वो बात मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है, आफ्टर 1947 के बाद। लेकिन जब लाहौर सेशन हुआ था, उन्होंने बोला कि अब हम हर साल क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। और पहला डे कब मनाया गया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, आपको बोलना है जनवरी 26 1930। क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस बोला गया है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया, तो आपको बोलना 26 जनवरी 1939। ये किसके हिसाब से था, ये लाहौर सेशन के हिसाब से था। अब इस लाहौर सेशन में उन्होंने क्या बोला, सिविल डिसोबीडियंस करना है। चलो देख लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस में क्या बोला गया। सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे 1930, स्टार्टेड बाय, सबसे पहला क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, गांधी जी ने स्टार्ट किया, ठीक है। और इस सिविल डिसोबीडियंस का लॉन्च जो किया इन्होंने, स्टार्ट किया गांधी जी ने, लेकिन किस तरीके से किया, इन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया। मैं बताऊंगा, ये डांडी एक जगह है, वहां पर चले गए ऑन 12 मार्च 1930। देखो गाइस, यहाँ पर देखो किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है। अब मैंने बोला आपको, लाहौर सेशन में बोला उसका नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, हम टैक्स को पे नहीं करेंगे, क्योंकि साल्ट के ऊपर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता इनको। जिसके खेतों में साल्ट निकलता था उसको बोला जाता था ब्रिटिशर्स, नहीं ये साल्ट भी हमारा है। जिसके खेत में घास होता था ब्रिटिशर्स बोलते ये घास भी हमारा है, उसका आपका राइट नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो अब देखो सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने स्टार्ट, क्वेश्चन आज कि सिविल डिसोबीडियंस जो हुआ था 1930 में, वो किस चीज से स्टार्ट किया गया, आपको बोलना है डांडी मार्च से। कब, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना इसको, ठीक है। गांधी जी ने स्टार्ट किया इस सिविल डिसोबीडियंस को, मतलब डांडी मार्च को। आपको बोलना है फ्रॉम साबरमती आश्रम टू विलेज डांडी, विलेज डांडी, याद रखना, साबरमती आश्रम से निकला वो कहाँ चला गया, विलेज डांडी चला गया। और ये कहाँ पर है, विलेज डांडी कहाँ पर है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, आप जब एमसीक्यू लेकर आओ ना, एमसीक्यू सेशन, आपको वहां पर लिखा होगा स्टेटमेंट, गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च, कहां से कहां तक, आपको बोलना फ्रॉम साबरमती आश्रम टू विलेज डांडी, ठीक है। तो कितने फॉलोअर्स थे उसके साथ, आपको बोलना 78 फॉलोअर्स थे उसके साथ। कितने डिस्टेंस इसने कवर किया, आपको बोलना 240 माइल्स, किलोमीटर्स नहीं, माइल्स की बात की जा रही है, माइल्स, याद रखो माइल्स की बात की जा रही है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, 1 माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है, 1 माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं आपको ये बताना है, या 1 माइल में कितने मीटर्स होते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखो 78 फॉलोअर्स थे, 240
माइलेज से निकाला और कितने दिनों तक चला ये कंटिन्यूसली ये जर्नी जो रही, तो ये रहा 24 डेज के लिए। किस लिए? साल्ट ला, इसको बोलते हैं साल्ट ला को ब्रेक करने के लिए। जो भी साल्ट ला था, साल्ट ला क्या मतलब था? ब्रिटिशर्स बोल रहे थे जहां पर भी साल्ट है, ये साल्ट किसी का नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का है। तो गांधी जी गया और कोस्ट पे चला गया और उस पे वहां पर क्या किया, उसने साल्ट को हाथ में उठा के, ठीक है, हाथ में उठाया, सिर्फ हाथ में ये कहने के लिए, ब्रिटिशर्स को ये दिखाने के लिए, ये साल्ट हमारा है, हमारा राइट है इसके ऊपर। और यही साल्ट सत्याग्रह जो है, सॉरी साल्ट मूवमेंट जो है, ये काफ़ी जगहों पर फिर बाकी लोगों ने भी स्टार्ट किया ऑन द सेम डे। वो आपको नहीं पढ़ना, वो यूपीएससी लेवल के तक जाना होता है कि किस किस ने, गांधी जी ने तो साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया है, ये साल्ट मूवमेंट किस किस ने बाकी लोकेशंस पे एट द सेम टाइम पे साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, या आप बोल सकते हो साल्ट साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो गांधी जी कहाँ चला गया? डांडी मार्च, ठीक है, साबरमती आश्रम से डांडी, और वहां पर ये साल्ट को ब्रेक किया गया, साल्ट लॉ को तोड़ा गया, ये ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए कि साल्ट हमारा है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था हम डिसोबे करेंगे ब्रिटिशर्स को, जिसको बोला सिविल डिसोबेडेंस, अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट में एक्स्ट्रा लेकर आए, ये है डिफरेंस बिटवीन अर्लियर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और अभी वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम और एनसीएम मूवमेंट में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या फर्क है, उस टाइम में क्या किया था, अभी क्या हो रहा है। ठीक है, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बोला जाता है कि सिर्फ उससे इफेक्ट पड़ता था, जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट जो थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करते थे, उन्होंने बाइकआउट बोला था, हम हर चीज़ का बाइकआउट करेंगे। ये किनका कहना था? ये एक स्टेटमेंट बताया गया कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना देखने को मिल रहा था, इस लेवल तक इफेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर देखने को मिल रहा था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से क्या देखने, एम एट पैरालाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन बाय परफॉर्मिंग ऑफ स्पेशल इलीगल एक्ट्स। तो यहां पर इनका मेन एम ये था, इन्होंने बोला कि अब हम पैरालाइज करेंगे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ही खत्म करेंगे। किस तरीके से? हम अब क्या करेंगे? इलीगल एक्ट्स को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने कि साल्ट लॉ है, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, हर एक चीज, ये जहां पर भी साल्ट निकलता है वो साल्ट बिलोंग करता है ब्रिटिशर से। ठीक है, तो अब ये क्या करें, उसी लॉ को ब्रेक करने लगे। ठीक है, दैट मीन्स अब ये इलीगल, क्योंकि लॉ तो लॉ ही है, वो ब्रिटिशर्स बनाए, वो कोई भी बना, लेकिन अगर आप उसको तोड़ रहे हो तो दैट मीन्स आप वो इलीगल एक्टिविटी करते हो। बस इतना आपको याद रखना है। जैसे आप कहाँ पर जंगल में जाते हो, आप किस लिए जाते हो? ठीक है, लकड़ी निकालने के लिए जाते हो। गवर्नमेंट ने क्या लाभ बनाया कि जो भी वो एक इलीगल एक्टिविटी, लेकिन जब आप काटते हो, अगर आपको फिर पुलिस पकड़ेगा तो आप एज ए इलीगली आपने वो चीज़ किया, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट लेकर जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करेंगे। किस तरीके से? हम एक क्या करेंगे, अब हम इलीगल एक्टिविटीज के जरिए से करेंगे। पहले इलीगल एक्टिविटीज नहीं करते थे। पहले इनका मेन क्या था? गांधी जी का मेन उसका ये था कि हम चलेंगे किसके ऊपर? ट्रूथ और नॉन वायलेंस के ऊपर। ठीक है, ये पहले इनका आइडिया एक था। देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बताता हूँ और इन इंसिडेंट्स में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्रोनोलॉजी है, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। सबसे पहले 12 मार्च, देखो 1930 और 1931 में ही कितने इंसिडेंट्स हुए थे, आपको याद रखना। 1931, 1930 और 1931 में याद रखना आपको ये चीज़, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो हुआ डांडी मार्च से स्टार्ट, क्योंकि लाहौर सेशन में उन्होंने बोला कि हमें सिविल डिसोबीडियंस करना है, स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च। अब देखो बाकी सिविल डिसोबीडियंस क्या क्या देखने को मिला। 12 मार्च डांडी मार्च, आपने याद रखा 1930 में। उस कुछ 6 डेज के बाद, 6 दिन के बाद, 6 दिन नहीं, 1 मंथ और 6 डेज के बाद, 1 मंथ और 6 डेज के बाद 18 अप्रैल, चिटगोंग आर्मोरी रेड वाज रेडेड बाय सूर्या सेन। याद रखना, एक रेड की गई है जिसको बोलते हैं चिटगांव आर्मोरी रेड वाज रेडेड बाय सूर्या सेन। याद रखना, चिटगोंग आर्मोरी को के साथ कौन रिलेट है? जैसे आप ये बोल सकते हो सॉन्डर्स के साथ रिलेट कौन है? भगत सिंह। या आप बोल सकते हो कि उधम सिंह को किसने मारा? सॉरी, इसको और डायर, मिचेल ओ डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। इसी तरीके से आपको याद रखना, चिटगोंग आर्मोरी रेड जो है, ठीक है,
चिटगांग आर्मरी रेड जो उसके साथ कौन है, सूर्या सेन, याद रखना सूर्या सेन। इसकी लंबी कहानी है लेकिन यहाँ पर मैं वो नहीं बताऊंगा, ये लंबा हो जाएगा, आपको एसएसबी के लिए उतना नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना आपको। चिटगांग आर्मरी रेड जनवरी 1930 में, याद रखो जनवरी 1931 में फर्स्ट 30 में, यहाँ पर आपको याद रखना जनवरी 1930 में, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30 में हुआ था, ठीक है, ये 30 है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद रखना जनवरी 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ये मैंने अभी नहीं बताया, अभी बताऊंगा आगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी, सेकंड भी, थर्ड भी, ठीक है। 5 मार्च 1931 दिल्ली पैक्ट हुआ था, जैसे 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ेंगे, दिल्ली पैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। दिल्ली पैक्ट किस किस के बीच में होता है, गांधी जी एंड वायसराय अरविंद के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसको ये दिल्ली में होता है, इसको दिल्ली पैक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है लखनऊ पैक्ट क्या था, लखनऊ पैक्ट था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपस में जुड़ रहे हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को वेलकम बैक बाय मॉडरेट्स, ये भी किस में होता है, लखनऊ पैक्ट में। लेकिन दिल्ली पैक्ट में याद रखना, दिल्ली पैक्ट में क्या होता है, गांधी जी और अरविंद के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक साइन होता है, फिर बताऊंगा मैं आगे आगे क्या होता है, अभी इतना आपको याद रखना इस डेट के ऊपर क्या हुआ था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वाज एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी दी गई, याद रखना कौन सा डेट था, भगत सिंह को भी, राजगुरु को भी, सुखदेव को भी। अगर आपने वो मूवी देखी भी होगी भगत सिंह की, एक मूवी जब उनको वहां से फांसी दी जाती है, ठीक है, तो याद रखना 23 मार्च को ये हुआ था। 23 मार्च शायद कल है ना, तो शायद हाँ कल इसका डे होगा, भगत सिंह को फांसी दी गई है, पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है ना, हमने सही टाइम पे पढ़ा इसको। 31 मार्च 1931 में क्या हुआ था, कराची कांग्रेस हुआ था, कराची कांग्रेस, इट एक्सेप्टेड दिल्ली पैक्ट, कराची सेशन हुआ था, और उसमें कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें क्या बोला गया, दिल्ली पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया, याद रखना दिल्ली पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया, बोला गया, ठीक है, जो भी दिल्ली, क्योंकि यहां पर क्या होता, साइन हुआ था किसके बीच में, दिल्ली पैक्ट, गांधी जी और वायसराय अरविंद के बीच में। यहां पर इस लाहौर सेशन में बोला गया कि ठीक है, दिल्ली पैक्ट को हम, जो भी दिल्ली पैक्ट में हुआ था, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या हुआ था, लेकिन ये एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। प्लस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज विड्रॉन, क्योंकि जब मैंने बोला यहां पर गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था ना, गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, ऊपर देखो आप, ऊपर यहां पर मैंने बोला आपको कि गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, तो कुछ बात तो की होगी उन्होंने। अब यही गांधी जी कहां पर लेकर आएगा इसको, अपने सेशन में लेकर आएगा ना, बोलेगा कि गांधी अरविंद के साथ ये बात हो गई है। अब ये खुद डिसाइड करेंगे क्या ठीक है या नहीं है, क्योंकि अरविंद ने इसको कुछ बोला होगा ना, क्या बोला होगा अरविंद ने, हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अरविंद ने कुछ बोला होगा, अब क्या बोला इसने अरविंद ने, और किस बात पे गांधी जी मुतासिर हुआ उसकी बात से, तो यहाँ पर यही बात बोली जाती है। या एक बोला गया कि इसको एक्सेप्ट किया गया दिल्ली पैक्ट को, प्लस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज विड्रॉन, क्योंकि अरविंद ने बोला है इसको आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करो, और हम करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप समझो, अरविंद ने इसको बोला आप क्या करो, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, और क्या करो, जो भी आपकी डिमांड्स है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, वहां पर हम बात रखेंगे आपकी, और उसके बाद क्या करो अब आपको, लेकिन उसके बदले क्या करना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करना। उसने बोला ठीक है मैं विड्रॉ करूंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। यहां पर गांधी जी के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वो भगत सिंह को यहां पर बचा भी सकता था, लेकिन उसने ये बात की ही नहीं, क्योंकि क्या होता अभी आगे बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे ये डेट्स बताने दो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज विड्रॉन, ये भी एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया था किस सेशन में, आपको बोलना कराची सेशन में। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था किस सेशन में, आपको बोलना वो क्या था, वो था लाहौर सेशन। प्लस द सेशन आल्सो पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। September to December 1931 गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लस सरोजनी नायडू। याद रखना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया जाता है, गांधी जी पार्टिसिपेट करता है, लंदन चला जाता है, लेकिन किसके साथ, आपको बोलना है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अलोंग विथ, ऑप्शन दिया होता है सरोजनी नायडू, आपको टिक करना है सरोजनी नायडू के साथ, किस में, सेकंड आरटीसी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। December 31 गांधी जी
रिटर्न गांधी जी वापस आ जाता है, क्योंकि सितंबर टू दिसंबर तक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है। दिसंबर 1931 में क्या आता है, गांधी जी वापस आ जाते हैं इंग्लैंड से एंड लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट द मूवमेंट वाज ब्रूचुअली सप्रेस्ड बाय फोर्सेस। इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रा करेंगे, वो तो किया गया किसमें, कराची सेशन में। फिर ये कहाँ चला गया, लंदन चला गया, किसमें पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब इसने जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोला, इसमें गांधी अरविंद के साथ इसने बात की थी, गांधी ने इसको बोला ठीक है मैं विड्रा करूंगा किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और गांधी कहां पर चला जाता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करने के लिए। जो गांधी ने वहां पर कुछ बातें रखी गई होगी, तो लेकिन उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया है, किनके जरिए से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए से, ब्रिटिश कैबिनेट के जरिए से। तो गांधी जी को गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद वो वापस आ गया इंडिया। तो अब वो क्या वहां पर क्या करना था, वहां के पर कुछ रहा ही नहीं। वो वापस आकर उसने बोला कि मैं फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करूंगा। जब तक उसने बोला मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करूंगा, ब्रिटिशर्स ने अपना जो है पावर दिखाया और उन्होंने ब्रूचुअली इसको सप्रेस किया, इस पूरे मूवमेंट को खत्म किया। अप्रैल 1934 में सिविल डिसोबीडियंस वाज फॉर्मली विड्रॉन। फिर फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया। ये पूरी कहानी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आई होगी। कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, अच्छा ये सेशन लगा, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और एक बात, आप जो है लाइक करते जाओ साथ साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।